हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं और साथ ही आपके लिए कुछ जानकारी भी लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि वीडियो पूरी तरह से हस्बैंड के लिए है। जो हस्बैंड परेशान है, प्रताड़ित हैं झूठे मुकदमों से, उनके लिए है। तो इसलिए ऐसी कोई महिलाएं जो हस्बैंड के फेवर का वीडियो देखना पसंद नहीं करती वो इस वीडियो को स्किप कर सकती हैं, या फिर अगर मेच्योर महिलाएं हैं तो उनको इस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उनके यहाँ भी कोई भाई हो, कल को उसकी शादी हो और उसके साथ भी प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए है एक तरह से, और सभी लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो पुरुष हैं उनके घर में भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भी झूठे नाम एफआईआर में दर्ज करा दिए जाते हैं, तो वो महिलाएं भी परेशान हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस वीडियो से केवल पुरुषों को ही राहत मिलेगी, बहुत सारी महिलाओं को भी राहत मिलेगी। यदि एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है तो उसमें उसकी बहन, उसकी माता और हो सकता है एक से ज्यादा बहनें हो, कई सारी और महिलाओं को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया होता है। तो इसलिए मेरी वीडियो को एंटी वुमेन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो आएगी हस्बैंड के फेवर के लिए आएगी, तो साथ साथ उसके घर वालों को भी रिलीफ देगी। तो इसलिए इस वीडियो को मैच्योरिटी के साथ देखिए। उल्टा सीधा लिखने से कुछ नहीं होता कमेंट में, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों, मैं अपनी जो भी बात कहता हूं वो डंके की चोट पे कहता हूं। जिसको विरोध करना है करता रहे, जिसको गलत मैसेज करने हैं करते रहे। वीडियो को देखिए मत देखिए, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, हस्बैंड और उसके घर वालों को सबसे पहली प्रॉब्लम उस स्टेज पे आती है जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वाइफ मायके में चली जाती है। अब दोस्तों इसके बाद की कहानी क्या होती है कि मायके से आप बहुत बार कोशिश करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, फोन कॉल करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपकी फोन कॉल या तो उठाई नहीं जाती है और या फिर उठा के काट दी जाती है, या फिर आपके नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब किसी भी तरह का कन्वर्सेशन आपके बीच में नहीं हो रहा है। अब हस्बैंड फिर भी कोशिश करता है कि भाई कैसे क्या करें, किस तरह से चीजों को बनाएं। तो कई बार हस्बैंड के पिताजी, हस्बैंड की माताजी या फिर हस्बैंड की बहनें या और कोई रिलेटिव उनको फोन करते हैं, किसी तरह करने का प्रयास करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं चीजों को। लेकिन लड़की के घर वालों के मन में ये ईगो आ जाता है कि यही लोग बार बार हमें कॉल कर रहे हैं, लगता है गरजू यही हैं, इन्हें ही गरज है। तो वो एटीट्यूड में आ जाते हैं, एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। और जब कभी मीटिंग होती भी है तो इतनी भारी भरकम रकम बता दी जाती है जितना शायद हस्बैंड पूरी लाइफ में ना कमा पाए। अभी दोस्तों मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आए हैं हाल ही में जिनमें लड़की ने 5 करोड़ रुपए तक की राशि मांग ली। अब आप बताइए 5 करोड़ रुपए कौन कमा सकता है? अगर कोई क्लास 1 ऑफिसर भी है वो पूरी लाइफ में अपने 5 करोड़ रुपए कमाएगा अगर वो सैलरी बेसिस पे चलता है। तो अब आप बताइए 5 करोड़ रुपए कैसे दिए जा सकते हैं लड़की को? अब दोस्तों इसके दूसरे पहलू को समझते हैं। कई बार लड़की वाले ऐसे कहते हैं कि भाई 20 लाख रुपए दे दीजिए, और लड़के के घर वाले ये सोचते हैं, लड़का ये सोचता है कि यार इतने सारे मुकदमों में कल को पड़ जाऊंगा, स्टक हो जाऊंगा, मेरी नौकरी प्रभावित होगी। और माँ बाप भी सोचते हैं कि लड़के की जो है लाइफ खराब होगी, इसकी एज बढ़ जाएगी, इससे अच्छा है 20 लाख रुपए किसी भी तरह से अरेंज करके इन लोगों को दे दिया जाए और मामले को यहीं पे निपटा दिया जाए। तो ऐसे केस में लड़के वाले मीटिंग करते हैं, उनको कहते हैं कि चलो ठीक है म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं और हम आपको 20 लाख रुपए दे देते हैं। वो कहते हैं ठीक है सर, हम आपको बताएंगे 3-4 दिन में, 10 दिन में, जब भी करना होगा म्यूचुअल डाइवोर्स। लेकिन इसी बीच वो अपने घर पे डिस्कस करते हैं, हो सकता है अपने वकील साहब से भी राय लें, और अगली बार जब म्यूचुअल डाइवोर्स की आप बात करते हो तो कहते हैं नहीं नहीं 20 नहीं, वो तो बात बन नहीं रही है, अब ऐसा है 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि उनको राय ये दी जाती है कि जो आदमी 20 लाख देने के लिए तैयार हो गया वो 30 भी देगा। और जब आप 30 के लिए हाँ करते हो तो वो कहते हैं अच्छा अभी देखते हैं, और कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि अमाउंट और बढ़ जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक बात तो बिल्कुल सीधी सी है कि यदि अभी डिस्प्यूट शुरू हुआ है तो ऐसे केस में आपका म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हो सकता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, शायद 100 में से 2 केस हो जिनमें लड़की वाले समझदार हो, या फिर आप एक अमाउंट देने को तैयार हो और वो भी पलटे ना, वो भी सोचे कि चलो लड़की को भी बाहर निकालना और हो जाए। अदरवाइज 100 में से 98 केसेज में नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप म्यूचुअल डाइवोर्स की अमाउंट पर एग्री होते हो वो अमाउंट सामने वाले के द्वारा बढ़ा दी जाती है। और एटीट्यूड तो इतना होता है कि यदि वो 50 मांग रहे हैं, आप कहते हो मेरे पास 45 है, तो कहते हैं मैं बात ही नहीं करनी, 50 लेके आओगे तब बात होगी। दोस्तों इसलिए एटीट्यूड है क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं के फेवर में इतने सारे कानून है, जाकर के एक झूठी रिपोर्ट ही दर्ज करानी है, आपकी बैंड बच जाएगी, आपके घर वालों की बैंड बच जाएगी। ये भ्रम उनके मन में रहता है। और भ्रम ही नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत कुछ हो भी रहा है ऐसा, हम रोज देख रहे हैं कोर्ट कचहरियों में कहां कहां से बेचारे लोग आते हैं अपनी अपनी तारीखों पे, अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी सारी चीजें स्पॉइल करके, और लड़की के घर वाले यदि झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं तो उनके लिए कितना आसान है। सोचिए 498A की एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद घर पे बैठ करके टीवी देखने लगे, क्योंकि 498A के केस में स्टेट केस बनता है, उनको ना जाने की जरूरत है बयान देने के बाद, एक बार जाना है बयान देके आ गए, उसके बाद ना जाने की जरूरत है, ना एडवोकेट हायर करना है, ना फीस देनी है,
किस बात की टेंशन है भाई। और जो मेंटेनेंस का मामला है उसमें एंट्री मेंटेनेंस बन जाता है, तो वो जो एंट्री मेंटेनेंस का पैसा आ रहा है उसी से सारा काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वाली महिलाएं जितनी भी हैं वो बड़े आराम से ये सारे केसेस निभा लेती हैं। और जो हस्बैंड है, हस्बैंड के घर वाले हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो सारे बेचारे इतने ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। कई बार अपने अपने शहर छोड़ के उनको जाना पड़ता है थोड़ी सी मानसिक शांति के लिए। तो दोस्तों अब ये इतना सारा जो मामला है, अब इसमें करें क्या। ये तो हो गई कहानी की शुरुआत कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए यदि आप जाते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स आपका पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि यदि आप अपनी तरफ से कंटेस्टेड डाइवोर्स डाल दें तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 मुकदमे आपकी वाइफ ने कर रखे, चौथा आपने कर लिया, 3 से 4 मुकदमे बना लिए। अब वो जो डाइवोर्स वाला आपने मामला दर्ज किया है उसको भी वाइफ अपने प्लेस पे ट्रांसफर करा लेगी, यानी अपने मामले के लिए भी आपको उसके शहर में ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। यानी अब 3 की जगह आपको 4 मुकदमों की तारीखों पे जाना पड़ेगा। सोचिए क्या समझदारी हुई इसमें। और कंटेस्टेड डाइवोर्स की जो पिटीशन है दोस्तों, उसमें कितना टाइम लग जाता है ये आप सब जानते हैं। 5 साल, 6 साल या उससे भी ज्यादा, कुछ भी नहीं कह सकते कि कितना टाइम आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स में लग जाएगा। तो उतना टाइम फिर आपको मुकदमों को चलाना है, पैसे भी देने हैं, हैरेस भी होना है। तो अब दोस्तों क्या ये सही समझदारी है? तो मेरे हिसाब से आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स में अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और कंटेस्टेड डाइवोर्स यदि आपको मिल भी जाता है तब भी आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि उससे 498 तो आपका खत्म होगा नहीं, डीवी भी अपनी जगह पे चलता रहेगा। और इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस है उसका राइट डाइवोर्सी वाइफ को भी है। तो दोस्तों आपको क्या फायदा इससे मिल गया बहुत ज्यादा 8-10 साल मुकदमा चला करके। तो मेरी राय यह है कि जैसे आपके ऊपर मुकदमा होता है दोस्तों, हम करते क्या है, इधर उधर लेटर भेज देते हैं। एसएसपी साहब को लेटर भेज दिया, डीआईजी साहब को भेज दिया, हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। भैया हस्बैंड की कहीं नहीं सुनी जाती, कुछ नहीं होने वाला, ना कोई पुलिस वाला उसमें कुछ करने वाला है। तो अगर आप लेटर भेज रहे हो सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि लेटर में आपने जो भी कहानी लिखी है आप उससे बाउंड हो गए। यानी अब आप उन बातों को डिनाई नहीं कर सकते। और हो सकता है कल जब आप अपने वकील साहब के पास जाएं, हमारे सामने खुद यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कुछ बनाना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा बना सकते हैं उस बंदे के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है उसने तो एक लेटर एसएसपी साहब को दे रखा था, उसकी कॉपी जो है महिला के पास भी है, उनकी वाइफ के पास भी है। तो अब जब उस लेटर में उसने कुछ और लिख दिया, अब हम कुछ और कैसे लिखें। मतलब हमारे लिए एक बाउंड्री तय हो गई, क्योंकि लेटर पे लिखते हुए जब उन्होंने लिखा, उन्होंने तो सच्ची बात लिख दी पूरी। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें लीगल फैक्ट्स कैसे आने चाहिए, कौन सी बात उन्हें लिखनी चाहिए थी, कौन सी बात नहीं लिखनी चाहिए थी, कैसे लिखा जाना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी गलती हस्बैंड पक्ष की तरफ से होती है। आजकल तो दौर चल रहा है फटाफट ईमेल कर देते हैं एसएसपी साहब को या किसी और उच्चाधिकारी को। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यदि आपके साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आता है, शुरुआत के मामले में सबसे पहले पहली कॉल आते ही महिला सेल से या कुछ भी आपके साथ होता है, सबसे पहले आप किसी लीगल प्रोफेशनल की राय लीजिए कि हमें इसमें आगे क्या करना है। और अगर कोई लेटर वो आपको सजेस्ट करते भी हैं कि आपको लेटर देना चाहिए, तो उसको लीगल हैंड्स पे बनवाइए, ताकि वो आगे तक की बात को ध्यान में रख करके उस लेटर में उन चीजों को इन्वॉल्व कर सके जो आपको फायदा पहुंचाएंगी, और ऐसा कुछ ना आए उस लेटर में जो आपके अगेंस्ट चला जाए। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए जाए स्टार्टिंग स्टेज में। अब दोस्तों आपको पता चलता है आपके ऊपर 498A हो गया। जब तक आपके ऊपर 498A नहीं हुआ है तब तक आपको बिल्कुल शांत बैठना है मेरे हिसाब से। ना कहीं आपको लेटर देने की जरूरत है, ना आपको अपनी तरफ से डाइवोर्स से सेक्शन 9 डालने की जरूरत है। डाल दोगे तो फंस जाओगे, ये ध्यान रखिएगा, फिर आप बाउंड हो गए। सेक्शन 9 डाल दिया तो सेक्शन 9 को चलाना पड़ेगा भाई, और जब तक सेक्शन 9 चलाओगे तब तक डाइवोर्स नहीं डाल पाओगे। दोनों मुकदमे पैरेलली नहीं चल सकते। तो अब सेक्शन 9 डाल दिया, 5 साल मान लो सेक्शन 9 चला, तो 5 साल तो आपके सेक्शन 9 ही खा गया। अब आप डाइवोर्स डालोगे, अब वो 5 साल, 6 साल, 10 साल जितना चलेगा पता नहीं। तो दोस्तों ऐसे केस में आप फंस जाओगे। आपको सेक्शन 9 डाइवोर्स या किसी भी प्रकार का लेटर, लीगल नोटिस, ईमेल कुछ नहीं भेजना है। आपको शांत होकर बैठना है। अगर आपको वुमेन सेल से कॉल आती है, आपको किसी भी वकील की राय लेनी है जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, और वो आपको जो बताएंगे उस गाइडेंस में आपको पूरी काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग के बाद आपको पता चलता है कि आपके ऊपर 498A दर्ज हो गया, तो कुछ नहीं हो गया। 498A कुछ नहीं होता भैया, एक बेल ही लेनी होती है बस, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी आपने सुना ही होगा 80-90% झूठे होते हैं मुकदमे। झूठे होंगे तो आपके फेवर में आएंगे, और सच्चे होंगे फिर तो आपको सजा मिलनी चाहिए। तो 498A की खबर आपको आती है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, बस अब आपको वेट नहीं करना। अब आप डाइवोर्स में जाते हैं या फिर सेक्शन 9 में जाते हैं या और तरह के रूटीन मामलों में जाते हैं, तो दोस्तों आप अपना समय और पैसा खराब कर रहे हैं। अब यही समय और यही पैसा सही मुकदमों में लगाइए, जिससे कि आपको कुछ राहत भी मिल सके, स्पेशली तब जब वाइफ दूसरी सिटी में रहती है। आप अपनी सिटी में ऐसे मुकदमे, ऐसे काउंटर केसेस कर दीजिए जिस पर उसको आना कंपलसरी हो, और जिन काउंटर केसेस को वो ट्रांसफर भी ना करा सके। अब दोस्तों कई लोग मुझसे पूछते हैं सर आप ये बात कहते हो लेकिन आप ये नहीं बताते कि कौन से केसेस होते हैं।
दोस्तों इट डिपेंड्स ऑन योर मैटर। आपकी एफआईआर पकड़ के, आपके बाकी सारे कागज लेकर के, उनको अच्छे से विश्लेषण करके ये निकाला जा सकता है कि इसमें कौन कौन से मैटर ऐसे बन सकते हैं, कौन कौन सी धाराएं हम लगा सकते हैं जो धाराएं कल को कोर्ट में स्टैंड भी करें। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बना करके आपको दे दिया कि आप इसको डाल दीजिए, वो आप कोर्ट में डालोगे, वहां नहीं चला या आपको कोई रिलीफ नहीं मिला तो फिर तो वो जीरो हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इसमें ऐसा नहीं होता, ये सबके लिए कॉमन या सेम नहीं हो सकता। हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर मामले के डॉक्यूमेंटेशन अलग होते हैं। उन सब चीजों को देखने के बाद ये पता चल सकता है कि आप कौन कौन से काउंटर केसेज और कितने काउंटर केसेज उनके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल सही स्टेज है, अगर आपके ऊपर 498A दर्ज हो गया, उसकी पहली हियरिंग से पहले ही आप मुकदमे डाल दीजिए, वो भी बिल्कुल ताबड़तोड़, बिल्कुल ताबड़तोड़। अगर आप फाइनेंशियली वीक नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली वीक नहीं है, अपने स्टेटस को देखते हुए, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए आपने मुकदमे डालने हैं। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो बिल्कुल भी आप परहेज मत कीजिए कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, जो मैक्सिमम हो सकता है डाल दीजिए। उसके बाद देखिए फिर आप क्या होता है उसके आगे। सबसे पहले अगर आपको इन मुकदमों में कुछ करना है, आपको लड़की वालों का घमंड तोड़ना पड़ेगा कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले जब तक आप ये घमंड नहीं तोड़ेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। आपके पूरे मामले में कुछ नहीं होने वाला है। आप पूरे मामले में बस जाकर के डेटों में ऐसे कोर्ट के सामने बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं कल कोर्ट गया, मैंने देखा वहां बहुत सारे लोग अपने देहरादून में, कोई मुंबई से, कोई कहीं से आके लाइन में बैठे हुए थे और वहां पे वो बेचारे अकेले थे। कोर्ट कह रही थी अपने काउंसिल को बुला लो, शायद काउंसिल से भी उनका संपर्क नहीं था, क्या था पता नहीं, लेकिन अकेले बैठे हुए थे घंटों से, सुबह से शाम तक। तो दोस्तों यही स्थिति आपकी भी हो जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने मुकदमे देखो, 3-4 तो कम से कम वाइफ की तरफ से हो जाते हैं। फिर अगर आप अपनी तरफ से भी डाइवोर्स सेक्शन है डालते हो तो वो भी। तो दोस्तों ये आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बन जाता है, क्योंकि आपकी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है और वो अपनी लाइफ में दूसरी जगह रह रही है और अननेसेसरी उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है। या फिर आपका कोई भाई ऐसा होता है जिस बेचारे की अपनी फैमिली है और उसको जो है उस पर 354 या 376-77 जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल समाज में ऐसा चल रहा है कि इन लोगों को शर्म है ही नहीं कि क्या चीज लगानी है किस पर, क्या चीज नहीं लगानी है। अंधे हो रखे हैं पैसे की भागदौड़ में, पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, उसके लिए किसी का भी जीवन बर्बाद कर देंगे, किसी का भी करियर खराब कर देंगे। अरे यार तुम्हारे पति के साथ लड़ाई चल रही है, तुम उससे जैसे मर्जी निपटो, तुम उनके घर वालों को, उनके भाइयों को, बहनों को, जो कि वहां रहते भी नहीं है, दूसरे सिटीज में रहते हैं, उन लोगों को भी परेशान कर रहे हो। भैया ठीक है, जो सह रहे हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। मेरे इन वीडियो से अगर 4 लोगों की भी खोपड़ी घूम गई ना, तो बस मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और आप ध्यान रखना फिर क्या स्थिति होगी। झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों, आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि आपको समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है कि आप इंसान हैं, जानवर नहीं है। आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर मेच्योरिटी है। और अगर आप सच्चे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं तो आपको मेरी बात से चिढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। और अगर आप झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं ना दोस्तों, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और गलती से अगर आप मेरी जुरिडिक्शन में आ गए ना झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए, तो उसके बाद आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप समझ लेना कि भगवान के सामने आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, भैया किसी तरह से देहरादून से पीछे छुड़ा दो। और इसी तरह से यही चीज मैं सबको कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई मुंबई में बैठा है, चाहे गुजरात में बैठा है, चाहे उड़ीसा में बैठा है, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो सामने वाली पार्टी को इतना झुका दो, इस स्टेज पर ले आओ कि उसे लगे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी। कोर्ट की जगह को उसके लिए बिल्कुल नरक बना दीजिए, इतने मुकदमे वहां पे डाल दीजिए और ऐसी हालत कर दीजिए वो आपको खुद कहे कि अपने मुकदमे वापस ले लो और आपको नहीं लूंगा, लड़ूंगा मैं। दोस्तों कोई फांसी नहीं लग जाती अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है। 376, 377 उनको साबित भी करना पड़ता है, उनमें मेडिकल भी लगाने पड़ते हैं। हाँ इतना जरूर है कि तुम झूठ के बेस पे एफआईआर दर्ज करा सकती हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ठीक है, आप बेल में जाइए, मुकदमा झूठा है, 100% बेल मिलेगी आपको। और अगर थोड़े दिन अगर आप जेल में चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आजकल इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है कि आदमी अपने काम से इतना परेशान है, मैं खुद टाइम ही नहीं मिल पाता अपने बच्चों के साथ बैठने का, खाली टाइम का, कि हम सोचें थोड़ा अपने दोस्तों के बारे में याद करें। तो भैया जेल में बैठ के सोच लेना थोड़ा सा। अगर 1 महीने के लिए 10 दिन के लिए आप जेल भी चले जाते हो तो क्यों घबराते हो इतना ज्यादा। जेल में जाओ, बैठो आराम से। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, पहले तो ऐसा होता नहीं है, बेल मिल जाती है, अगर झूठे मुकदमे होते हैं तो कोर्ट को भी नजर आता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है बेल नहीं मिली 10 दिन, ठीक है 10 दिन जेल में गुजारो यार। देखो जेल के बाहर आकर के जेल पर एक वो बनाना पूरा कि क्या क्या आपने देखा, क्या अनुभव था, यूट्यूब पर ही वीडियो डाल देना और दोस्तों वो अनुभव आपके काम आएगा। तो इसलिए इस बात से सबकी डर तो यही है ना कि हम जेल में चले जाएंगे। भैया 10 दिन जेल में कुछ नहीं होता। इतने बड़े बड़े नेता हैं आप देख रहे हो, सारे जेल में जाते हैं। अब रैली करने चलते हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है, उठा के जेल में डाल देती है। तो क्या होता है, वो जेल में जाते हैं, एंजॉय करके आते हैं। हमारे तो बहुत सारे हैं ऐसे जानने वाले जो कहते हैं अरे यार जेल में गया था, मैंने तो वहां कह दिया कि मैं तो एक रात तो रुकूंगा, कम से कम खाना खा के जाऊंगा जेल का, क्योंकि मुझे देखना है कि जेल में खाना मिलता कैसे है।
तो दोस्तों ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए, इसको लाइफ कहते हैं। ये थोड़ी कि ऐसे घबरा के बैठे हुए कि क्या होगा भाई 498 दर्ज हो गया, कुछ नहीं होता भैया 498। करने दो, जिसे जो करना है करने दो। आप तो इस एटीट्यूड में आ जाओ कि आप करो 498 है, मुझे जो करना है मैं करता हूं, उसके बाद आओ आप सामने से आओ। चलो, आपके साथ पूरे जीवन में क्या होता है ये पूरे तरीके से आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आप चीजों को कैसे देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप चीजों को नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं देन हर चीज नेगेटिव है। अगर आप पॉजिटिव फॉर्म में देखते हैं तो हर चीज पॉजिटिव है। आपके सामने जो भी अच्छी बुरी परिस्थितियां जीवन में आती हैं वो सब पहले से निश्चित है, आप उसको बदल नहीं सकते, और वो ऊपर वाले ने केवल इसलिए दी हैं कि आप उन परिस्थितियों से कुछ सीख लीजिए और सीखने के बाद अपने जीवन को और अच्छे तरीके से ढालिए। और आप उन परिस्थितियों से बच नहीं सकते हैं क्योंकि वो पहले से आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। आप कितना ही भाग लो अपने, यहाँ देखते हो ना, आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी पढ़े होंगे, बहुत सारे सीरियल्स भी आपने देखे होंगे। जो भी आपकी किस्मत निश्चित है उसे कोई नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि देवी देवता भी नहीं बदल पाए। कितनी सारी चीजें ऐसी हमारे पास अवेलेबल होती है ना। हम चलिए ठीक है, धर्म पुस्तकें नहीं पढ़ते, सीरियल्स वगैरह तो सभी देखते हैं। और कोविड-19 के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो गया था, लग रहा था मर जाएंगे, तो उस समय तो सभी धार्मिक हो गए थे, रामायण भी देख रहे थे, महाभारत भी देख रहे थे। क्यों भाई क्यों? तब तो आपको एहसास हो गया था कि जीवन कुछ नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है, और सभी लोग बड़े धार्मिक हो गए थे। लेकिन कोविड-19 जैसे खत्म हुआ, सब लोग फिर वहीं के वहीं आ गए। जो करप्शन कर रहा था वो आज भी करप्शन ही कर रहा है, जो भाग दौड़ के जीवन में लगा हुआ था वो आज भी भाग दौड़ के जीवन में लगा हुआ है, और वो जो धार्मिक एक वो बना था उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो सब खत्म हो गया। तो दोस्तों वापसी वहीं जाइए, वहीं पे आपका समाधान है। सिर्फ इतना सा आपको माइंड में डालना है कि जो भी मुकदमे आपके ऊपर आ रहे हैं वो पहले से निश्चित है, और वो ऊपर वाले की मर्जी से आ रहे हैं आपको जीवन में और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। तो आपको इनसे घबराना नहीं है। जो भी दोस्तों झूठे लोग होते हैं अंत में उनकी हार होती है, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, यदि आपके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा चल रहा है या आपको लगता है भविष्य में हो जाएगा, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए आपको आगे प्रोसीड करना है। और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमारी सोच इसको बना देती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की आपको जानकारी। यदि आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें या मिलना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, कूल रहिए।